ये ना हो कि हम किसी को डिजिटल पेमेंट से पेमेंट कर रहे हैं और कोई स्पूफ हो जाए, कोई स्पैम हो जाए या कोई एरर वगैरह आ जाए कि जिससे बंदे की पैसे चले जाए, ठीक है। तो यूजफुल और सस्टेनेबल वे में यानी रिस्पॉन्सिबल वे में होनी चाहिए क्या ट्रांजेक्शन, ठीक है। समझ आया सर? फाइनेंशियल इंक्लूजन। आगे चलते हैं। प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले अराउंड 1930 टू बी वेरी प्रिसाइज 1929 में आपका क्या आया था? ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए। अब ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए क्या है? आपको सबसे पहले तो एक तारीख पता होनी चाहिए कि किस सन से लेकर किस सन के बीच में आया। 1929 से 1939 के बीच में आया। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएसए समझने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको हलवाई याद है? फर्स्ट क्लास में बताया था, कौन सा था? हाँ, छोले भटूरे वाला, ठीक है, घसीटा राम। तो हलवाई था हमारा घसीटा राम। तो हुआ क्या, सबसे पहले देवी जी गई, देवी जी ने वहाँ छोले भटूरे खाए, देवी जी ने जाके 4 देवियों को और बता दिया, तो फिर इन देवियों ने राक्षसों को भी बता दिया, तो सारे देवियाँ और राक्षस वहाँ इकट्ठे हो गए। तो छोले भटूरे वाले घसीटा राम को लगा कि भाई साहब पूरी एकदम ताबड़तोड़ सेल हो रही है, तो एक काम करता हूँ, एक छोटू और अपॉइंट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो पता कि 1 बजे दीपांशु सर की क्लास खत्म होएगी, 1:30 बजे आएंगे ये बुकों की तरह मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, सारी क्या कहते हैं, आज प्रिपरेशन कर लेता हूँ इनके आने से पहले, ठीक है, और एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, क्योंकि गरिमा ने बोला कि 5 लड़कियाँ और लाऊंगी तो मेरे को 1 प्लेट आपने फ्री देनी है। हुआ क्या, देवी जी ने सारी बना ली, तो सीताराम को भी विश्वास था दीदी पे, तो उन्होंने पूरे आटा वाटा तैयार, मैडम आएगी तो सहते मुंह पे देके मारना भटूरा, तो सारा तामझाम तैयार कर रखा है, ठीक है। अभी सीताराम ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट एक तो बढ़ा दी, क्योंकि उनको विश्वास है कि यहाँ से देवी आएंगी, भाई साहब आएंगे, ठीक है, और दूसरा लेबर बढ़ा दी, क्योंकि ज़्यादा सारा सामान बनाना है ना, उसको लेबर, चल भाई 1 कढ़ाई की जगह 2 कढ़ाई लगा ले, ठीक है, छोले एक की जगह 2 जगह रख लें, है ना, चटनी और ज़्यादा बना ली, तो सारी इन्वेस्टमेंट कर दी ज़्यादा, यानी क्या कर दी उसने, ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। अब हुआ क्या, इनमें से 3-4 वो छोले भटूरे वाले के पास ही लगे हुए थे, ठीक है, घबराना नहीं, इनमें से 3-4 उसी के पास ही लगे हुए थे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल ध्यान से समझो। अब हुआ क्या, छुट्टियां पड़ गई, कोरोना आ गया, ठीक है, तो भाई साहब ने कर दी थी ओवर इन्वेस्टमेंट, तो इससे क्या हुआ, अब वो ओवर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी, अब उसने कहा अब ये बेचूं कैसे, अब तो स्कूल की इंस्टीट्यूट की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो उस बंदे ने क्या किया, अपने जो छोटू रखे हुए थे इनको कहा कि बस अभी काम की जरूरत नहीं है, अभी आप जा सकते हो, ठीक है। अब जब यही लोग निकल गए, ठीक है, तो हुआ क्या, एक तो उसका प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है, और इनकी इनकम कम होगी। अब जब इनके पास इनकम ही नहीं होगी तो ये खर्चा कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट ध्यान से समझो। सबसे पहले डिमांड बढ़ी, मैम गई, मैम ने अपनी सहेलियों को कहा, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने की वजह से उसने क्या कर दी, ओवर इन्वेस्टमेंट, ओवर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से वहाँ पे एक भाई साहब की जगह देखा देखी 2-3 और रेडियाँ लग गई, सारे वही कह रहे हैं छोले भटूरे का ही काम कर लो, बाकी काम तो बेकार है, ठीक है। पता चले सारे वहीं पहुंचे हुए हैं, चरणजीत सर कह रहे मैं भी लगा लेता हूँ, मतलब उन्होंने आगे लड़का रख लिया, ठीक है। तो वहाँ पे सारे 3-4 जगह हो गए, ठीक है। तो हुआ क्या, ओवर इन्वेस्टमेंट होगी, और जब ओवर इन्वेस्टमेंट होगी तो कंपटीशन हो गया बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि प्राइस लेवल कम कर दो, और जब प्राइस लेवल कम हुए यानी प्रॉफिट लेवल कम हो गया, और जब प्रॉफिट लेवल कम होगा तो जाहिर सी बात है ना, ये जो बाकी की फालतू रखी हुई थी लेबर उनको भी हटाएंगे, और लेबर को हटा दिया, जिससे क्या हो गया, अब लेबर ही तो कंज्यूमर है, लेबर ही तो कंज्यूमर है, एट दी एंड हमें सैलरी मिलेगी तभी तो हम जाएंगे कुछ खरीदेंगे, और जब हम लोग कुछ खरीदेंगे, जब हमारी सैलरी कम होगी तो हम कहाँ से खर्चा करेंगे, तो डिमांड कम होगी अपने आप से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अब आपको ग्रेट डिप्रेशन का असली वर्जन बताते हैं। तो हुआ क्या, सबसे पहले यूएसए में स्टॉक मार्केट हो गई थी क्रैश, यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो गई थी, जिसका इम्पैक्ट दूसरे देशों पर भी पड़ा, अदर कंट्रीज आल्सो। रीजन क्या था, रीजन इज रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड कम होगी, क्यों, ड्यू टू अंडर कंजम्पशन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट। हुआ कैसे, हाउ, ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी मैम के कहने से, जिससे क्या हुआ, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंक्रीज, ठीक है,
जिससे क्या हुआ, रिडक्शन इन प्राइस लेवल। जब बहुत ज़्यादा सामान आपका नहीं बिकेगा तो आप क्या करोगे, एक काम करते हो उसका ना दाम कम कर देता हूँ, ताकि जो हॉस्टल में छुट्टी बैठी है ना देवियाँ, वो तो आएंगी कम से कम, इंस्टीट्यूट नहीं खोल रहा था। तो हुआ क्या, रिडक्शन इन प्राइस लेवल, इससे क्या हुआ, रिडक्शन इन प्रॉफिट लेवल। पहले 50 रुपये की प्लेट थी, अभी 20 रुपये की होगी। देवी ने कहा कि छोड़ यार, केले वेले तो ले बाढ़ में खा तो भटूरे खाती हूँ। तो रिडक्शन इन प्रॉफिट लेवल आल्सो विच लेड टू द फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रिडक्शन इन इनकम लेवल, इनकम कम होगी, विच लेड टू द रिडक्शन इन डिमांड। ये सर पूरा चक्कर क्यों याद रखना है आपने। ग्रेट डिप्रेशन यूएसए में हुआ था स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी जिससे बाकी कंट्रीज पर भी इम्पैक्ट पड़ा था। स्टॉक मार्केट क्रैश कैसे हुई थी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हो गई थी। एग्रीगेट डिमांड कम कैसे हुई थी वो बताया गया, ओवर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी, ओवर इन्वेस्टमेंट से स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इंक्रीज हो गए, जिससे प्राइस लेवल में रिडक्शन आ गई एंड देन प्रॉफिट लेवल में रिडक्शन आ गई। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेवल में रिडक्शन आई एंड देन इनकम लेवल में रिडक्शन आई एंड देन डिमांड में रिडक्शन आ गई। तो ये था सर ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए फ्रॉम 1929 टू 1939। याद रहेगा? मम्मी ऐसे सपने में उठा लेगी ग्रेट डिप्रेशन, हाँ बता रहा हूँ, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सर। इससे क्या हुआ था, तो इसके पीछे कंसेप्ट है, ये आपको ऐसे नहीं बताया जा रहा, यूएसए में सर हमारा क्या लेना देना है। इससे क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम में डिफॉल्ट आ गया सर, ठीक है। लोग लोन वोन लेके भाग गए, या मतलब कि क्या कह लो आप कि कोई वो नहीं था, एफिशिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं थी कि जहाँ बंदा पैसे स्टोर कर ले प्रॉपर, कोई अथॉरिटी हो, कोई इस तरह का कुछ था नहीं। तो जिससे क्या हुआ, आरबीआई का जन्म हुआ बाय द वर्च्यू ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो समझ आया बैकग्राउंड आरबीआई एक्ट 1934 पे। सपोज आपको क्वेश्चन आ जाए कि आरबीआई के बारे में बताओ, तो कहानी पहले कौन सी शुरुआत करोगे आप, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएसए, कि भाई साहब वहाँ से काम खराब हुआ था, तो जिस वजह से इनलाइटनमेंट हुई हमें कि हमें आरबीआई लेके आना, ठीक है। यानी कि एक अथॉरिटी लेके आनी है जो कि सुपरवाइज करे बैंकिंग फर्म्स, ठीक है। तो बनी कब, 1 अप्रैल 1935 बाय द वर्च्यू ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई एक्ट 1934 क्या पावर देता है, फॉर द सुपरविजन ऑफ बैंकिंग फर्म्स, ठीक है। और रेगुलेट करने के लिए कौन सा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड, ओके। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएसए बता दिया आपको। उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद बैंक्स की एक्सपेंशन हुई, बैंक्स बढ़े, ठीक है। फोकस क्या था इनका, बेसिकली टू फीड इंडस्ट्रीज, ओके। जो पहला हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें फोकस क्या था, किसके ऊपर था, एग्रीकल्चर के ऊपर था या इंडस्ट्रीज के ऊपर था, एग्रीकल्चर के ऊपर, और दूसरा इंडस्ट्रीज के। और उस मॉडल को क्या बोलते हैं, कौन से मॉडल पे था सेकंड 5 ईयर प्लान, पढ़ाए हुए मैंने आई थिंक 5 ईयर प्लान है ना। यस तो बड़े अच्छे से बोल रहे हो, याद नहीं है, याद होना चाहिए ना। महालनोबिस मॉडल, ठीक है। इट इज बेसिकली टू फीड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इस तरह से इंटरलिंकिंग करा करो यार। सेकंड 5 ईयर प्लान किसके लिए था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था, इंडस्ट्रीज के लिए था, बेसिकली इंडस्ट्रीज पे फोकस करना था हमें, ठीक है। और इसमें ये था कि जो मॉडल था वो किसके ऊपर बेस्ड था, महालनोबिस मॉडल, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक अभी कितने हैं सर, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब ये सरकारी बैंक कितने हैं, 12 + 1 एसबीआई, याद रखो 12 + 1 एसबीआई। 12 का मतलब ये नहीं कि टोटल बैंक की शाखाएं 12 हैं, 12 मीन्स जैसे सपोज एसबीआई है, एसबीआई की कई सारी ब्रांचें, फिर एक बड़ा इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद की काफ़ी ब्रांचें, तो इस तरह 12 हैं टोटल, 12 + 1 एसबीआई। तो याद रखना पहले 27 थे, लेकिन अभी क्या हो गया, पीछे बैंक्स क्या हो गया, मर्ज हो गई, ओके। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है बैंक्स का, कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। सबसे ऊपर आरबीआई आ गया, सेंट्रल बैंक हो जिसको मॉनेटरी अथॉरिटी बोलते हैं। उसके नीचे शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, अनशेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, जो से आरबीआई एक्ट के कौन से शेड्यूल नंबर में आते हैं, शेड्यूल नंबर 2 में,
अरे बोलो ना, केला तो खाया ना कम से कम, आवाज ही निकल रही तुम्हारी गलत में से। तो अनशेड्यूल तो हमारे इंडिया में नहीं है। शेड्यूल में एक आते हैं कमर्शियल बैंक्स और बाकी आते हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। कभी देखी हो आपने कोऑपरेटिव बैंक्स देखे? नहीं देखे, देख लेना भाई। शेड्यूल में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में आपके कमर्शियल में आपके पब्लिक सेक्टर आ जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आ जाते हैं जो ग्रामीण इलाकों में शाखाएं होती हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंक्स मैंने आपको बता दिया, एक तो SBI ग्रुप है और बाकी दूसरे अदर नेशनलाइज्ड बैंक। तो कितने हैं अभी 2 मिनट पहले बताया, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो इंडियन बैंक्स HDFC, ICICI, और दूसरे फॉरेन बैंक्स आपके सिटी बैंक, ठीक है। सिटी बैंक नाम सुना होगा आपने, ठीक है। एक्सिस बैंक इंडियन बैंक है, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, उनसे शेड्यूल नंबर 2 में मेंशन है, कौन से? RBI एक्ट 1934 में, ठीक है। विच लेज डाउन द 2 क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया शेड्यूल कमर्शियल बैंक होने का। पहला कि उसके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए, 5 लाख और उससे ज्यादा का कैपिटल होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। और दूसरा, इट मस्ट ऑलवेज फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, मतलब डिपॉजिटर के हक में काम करेगा, ठीक है, उसके इंटरेस्ट में काम करेगा। सिंपल है, याद रहेगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली अभी मैंने डाला हुआ है कि मर्जिंग हुई थी अभी बैंक्स की, ठीक है। रिसेंटली यानी 4 मार्च 2020 को हुई थी। RBI ने मर्ज किए थे कितने बैंक्स? 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्ज किए थे, और वो 27 से, जैसे मैंने आपको बताया 27 से भी कितने हो गए? 12 हो गए। ये याद रखना सर, 4 मार्च 2020 को RBI ने मर्ज किए 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 27 से कितने हो गए? 12, ठीक है। मोटिव इसका क्या था? बेसिकली टू इंक्रीज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। जाहिर सी बात है ना, अभी आप सपोज करो एक बच्चा पेपर देने जाता है, साथ में अगर सपोज UPSC के पेपर में ये हो जाए कि तुम 4 का ग्रुप बना लो और पेपर दो, पेपर देना अच्छी तरह कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अच्छी तरह कंप्लीट कर पाओगे ना। जब तू इकोनॉमिक्स पढ़ाई, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, देवी जी पॉलिटी पढ़ाएंगी, है ना, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि जब बैंक्स मर्ज हो जाएंगे तो ग्लोबली कम्पीट कर पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट के केस में आपके पास क्या बढ़ जाएगी? एक्स्ट्रा नॉलेज। और बैंक्स के केस में एक्स्ट्रा उनके पास क्या आ जाएगा? पैसा। पैसा ज़्यादा होगा तो लोन बड़ा दे सकते हैं ना, ग्लोबली लोन दे सकते हैं, है ना, ग्लोबली कम्पीट कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो आप, रिसेंटली मर्जिंग हुई है बैंक्स की, न्यू इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया, PNB और कैनरा, हाँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और ये पता नहीं कौन सा, यूनाइटेड बैंक, कैनरा और सिंडिकेट, और यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इनको मर्ज कर दिया, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए मर्जर कौन कौन से किए, पहले शायद ही पूछे, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज किया, ठीक है। कहीं वो पेपर में 12 को मर्ज किया, नहीं, मर्ज करके 12 हुए, ठीक है। ये डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है सर मर्जिंग के? वहीं सर, इंक्रीज द लैंडिंग कैपेसिटी। जब 4 बैंक मिलके एक हुए तो उनकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, जाहिर सी बात है। दूसरा सर, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस शीट समझते हैं, अकाउंट्स वगैरह की बैलेंस शीट। कॉमर्स वाले बच्चे हैं यहाँ पे कितने हैं? कॉमर्स वाले तो इकोनॉमिक्स तो पढ़ी हुई है, ऐसे भूत बन के बैठे हुए। बाकी आर्ट्स में है क्या? मेडिकल? अरे नॉन मेडिकल ली थी लेकिन बीटेक नहीं किया, ऐसा? अच्छा, हमें यही पता है कि नॉन मेडिकल के बाद इंजीनियरिंग करनी है। एनीवेज, तो बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, ग्लोबली कम्पीट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेट करने में एफिशिएंसी आ जाएगी ना, है ना। by reducing the cost of lending, can easily fund big projects,
जब ज़्यादा पैसा आएगा देन इजीली फंड इस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेनिफिट्स ऑफ मर्जिंग के ऊपर बताओ रिसेंटली आरबीआई ने मर्ज किया है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पहले एग्जांपल दे देने हैं जो बैंक मर्ज हुए हैं वो बता देने हैं कि आपको कितने बैंक मर्ज हुए हैं बेनिफिट्स बता देने आगे कैन इजीली फंड बिग प्रोजेक्ट्स और बेटर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कैपिटल ठीक है ना वहीं आप 4 का ग्रुप बन जाए बेटर मैनेजमेंट हो जाती स्टडी होता है वैसे नहीं होता हम लोग जब पढ़ते थे हम ऐसे करते थे कि जब तक ये पेन का सिक्का खत्म नहीं होगा ना तब तक सोना नहीं है तो इंजीनियरिंग की बात बता रहा हूँ ऐसे पढ़ते थे हम लोग इंजीनियर्स ऐसे ही पढ़ते हैं अगले दिन पेपर है तो शाम को मैं जाता था जो टॉपर था हमारी क्लास का होते हैं ना क्लास में टॉपर चश्मे वाले बड़ा सा पेट निकाला होता है लाला टाइप कहते यार कौन आया दिमाग में क्या कहते नोट्स लेने आया नोट्स लिए फोटो सेट करवाए हाँ कब है पेपर कल है पूरी रात पढ़े सुबह जाके पेपर में इंजीनियरिंग में ऐसा होता है तो बेटर मैनेजमेंट हो जाएगी बैंकिंग कैपिटल की लेकिन मैंने अब देखा कि यूपीएससी की तैयारी अगर ग्रुप बना लोगे ना तो नहीं हो पाएगी जनरली क्या होता है वो बनता तो किसी और पर्पस के लिए है लेकिन उसका पर्पस जो है डाइवर्ट हो जाता है ना ऐसे होता है आई थिंक आपने से बने होंगे ग्रुप्स वगैरह शुरुआत में वीडियो कॉल डिस्कशन करते थे बट नहीं चला तो नहीं होता नहीं कुछ नहीं होता ये सब बकवास बात है तो अपने से जितना कर सको उतना बेटर है हाँ ठीक है किसी की हेल्प लेनी है कभी किसी को कॉल कर दिया बट अंदर तो मन में पता नहीं कि नहीं यार किसी के साथ ही कम्पीट करना मन में आती है उसके मन पर ज़्यादा डिप्रेशन आता था अरे आरबीआई 1947 में नेशनलाइज हुआ था सर ने क्लास में गलत बताया अच्छा हाँ ठीक है तो इस तरह की हरकतें मत करना ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीलिम्स में व्हेन वाज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड 1969 में पहली बार नेशनलाइज हुए थे बैंक्स कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए थे 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए ठीक है क्राइटेरिया क्या था दैट ईच ऑफ दीज बैंक्स हैव टू डिपॉजिट 50 करोड़ एंड अबव सर आपको फिगर्स जरूर याद रखनी है जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में क्या फिगर है वो उनके पास टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए 5 लाख ठीक है और पहली बार जब कमर्शियल बैंक्स का ग्रुप जो नेशनलाइज हुआ था उसके लिए 50 करोड़ एंड अबव ये फिगर जो याद रखना और दूसरा कब हुआ था 1980 में 1969 में देखो कितने हुए थे बैंक्स नेशनलाइज 14 ठीक है इस पीरियड को मास बैंकिंग का पीरियड होते हैं यार तो 1980 में 6 बैंक्स और क्राइटेरिया बढ़ा दिया था तभी करके तो कम बैंक नेशनलाइज हुआ 200 करोड़ रुपए का क्राइटेरिया था ठीक है आगे चलते हैं हम हैं शिकारी पॉकेट्स में देखिए मूवी देखिए यानी तो वैसे कुछ नहीं देखी तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा देख लेना ईयरफोन लगा के देखना तो आगे चलते हैं सर पार्ट 2 फिर पानी वानी है क्या उनसे सन की बड़ी है सर वो साइड से खाली नहीं ला दो यार प्लीज बैंकिंग सेक्टर पार्ट 2 और तैयारी कैसी चल रही है प्रीलिम्स वालों चलते चलते दूर चलेंगे देना भी है एग्जाम नहीं एक बार दो पता तो चलेगा एग्जाम का एक टेस्ट पता चलेगा बट मैं तो कह रहा हूँ जब भी डर तो है नहीं तुम्हें जो पढ़े हैं कई अटैम्प्ट में पढ़े हैं ठीक है तो क्या दिक्कत है अच्छी तरह खुल के जाओ हो गया नहीं हुआ तो अगले तक ठीक है लेकिन अच्छी तरह दो पहला अटैम्प्ट दो अच्छी तरह दो मतलब पूरा एकदम जी जान लगा दो ठीक है ऐसे हाफ वर्टेड मत दो कि नहीं यार इस बार देने का दिल नहीं कर रहा तुम्हारा अगली बार भी नहीं करेगा दिल सही बता रहा हूँ ऐसे ही होता है हर बार कि नहीं यार अगली बार अच्छे से तैयारी करके दूंगा और होता क्या
जैसे ही पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद कहते हैं अरे अभी तो 1 साल पड़ा है, आज अभी थोड़ा सीरीज खत्म कर फर्स्ट दो, टाइम 2-4 सीरीज खत्म करो, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अच्छी तरह तैयारी करो यार। नेक्स्ट ईयर Right. अभी इस साल कंप्लीट हो गया है, मोस्टली जून तक ऐसे पूरे अराउंड हो जाता है, लगेगा सो जून नहीं होता है, जून में होता है वो तो अभी लेट हो गया, अक्टूबर में हो गया। लास्ट ईयर वाला था जून होना तो जून में ही था बट लेट हो गया कोरोना की वजह से। नेक्स्ट टाइम जो होगा वो तो जुलाई में ही होगा, जो वही बोला है मैंने, जून में होगा। चलो जब भी हो दैट डजंट मैटर, द थिंग विच मैटर इज कि आप कब अपीयर हो रहे हो, आप कब अपीयर हो रहे हो। यस यस और कोई आप में से कोई दे रहा है प्रीलिम्स? ये भी नहीं दे रहे हो, ये केले वेले ना खा के जाना, अच्छी तरह भर पेट हवेली से नाश्ता करके एकदम बढ़िया फिर जाओ। मेरा ऐसा मानना है कि ना एग्जाम में, स्पेशली एग्जाम में, इवन की क्लास में भी अगर आप भर पेट खाना खा के आ रहे हो ना तो माइंड काम नहीं करेगा, यस क्योंकि बॉडी में ना कई तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं। जब आप ये तड़क भड़क वाली चीज़ें खा लेते हो ना तो अंदर भी तड़क भड़क होती है, पेपर क्लास में समझ आता है कि कुछ नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं मोटिवेशन के लिए ना गाने सुनते हैं, ईयरपोड लगा के, हेडफोन लगा के। ठीक, गाने सुनो, लेकिन एग्जाम से ना कम से कम भी हफ्ता 10 दिन पहले नहीं सुनना। भाई वो पेपर में गाने बजते हैं, लिटरली गाने बजते हैं। मेरे को याद है यार दोस्त था +2 का, हमारा +2 के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, मैंने नया नया आईपॉड लिया था। मेरे घर आया, कह रहा भाई तू मोटिवेशन कहाँ से लेता है? मोटिवेशन क्या, पापा की जुत्ती है वो मोटिवेशन नहीं है, बढ़ेगी तो अपने आप, मोटिवेशन अपने आप से नहीं करती अंदर से। कहता नहीं भाई एक चीज़ देता हूँ। मैंने कहा क्या? कह रहे देख मेरा भाई आया US से आईपॉड लेके आया, कह रहे ये सुन। मतलब तेरी तैयारी होगी? कह रहा हाँ। कह रहे ये सुन की जो तैयारी हो रही है, कह रहा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, उस टाइम ना नई नई मूवी आई थी उसकी, ऋतिक रोशन की, धूम 2, तो गाना था ना धूम अगेन, में चलाया, धूम अगेन चल रहा है। 2 दिन बाद पेपर है, मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, धूम अगेन चल रहा है भाई। बंदा कहता है कि बंद हो जाए यार, तू बंद हो, मैं ताकि तुम रिकॉल कर, तो नहीं होता रिकॉल। और उसने मेरे को बताया था, कह रहा फुल वॉल्यूम में सुनियो। इस तरह से भाई साहब सबकॉन्शियस माइंड पेपर में धूम अगेन ही आ रहा है, मन में मैं अपने आप को गाने दे रहा हूँ, मैं क्या नाच ले यहाँ। मत करना, गाने वाले 2 दिन पहले छोड़ देना, भाई छोड़ करो। मेरे को पता कईयों की ना, कई लोग गाने चला के पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे टैलेंटेड होते हैं, गाने चल रहे हैं पीछे, दिल ये जिद्दी है, इस तरह के गाने, आज पट्टे चक लेंदे, दंगल। ठीक है सुनो, कभी कभी सुनो, लेकिन एग्जाम से पहले ना करना है गलती। हाँ नहीं वहाँ धूम मचा ले हो रहा हूँ। तो इस स्लाइड में पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक्स। ठीक है, बैंक में जाते हो आप ऋण मांगने के लिए, लोन लेने के लिए, ठीक है, तो बैंक उस पर कुछ ब्याज चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो वो अलग अलग तरह की होती है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आपका PLR, दैट इज प्राइम लैंडिंग रेट। ये था, अभी खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम लैंडिंग रेट का मतलब क्या होता है? प्राइम लैंडिंग रेट का मतलब होता है कि जो बैंक चार्ज करता है अपने प्राइम बोरोवर से, ठीक है, उसको कहते हैं प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है, क्या चार्ज करता है? ब्याज चार्ज करता है। ठीक है, प्राइम लैंडिंग रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक चार्जेस फ्रॉम इट्स प्राइम बोरोवर। प्राइम बोरोवर का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट वर्दी बोरोवर। कि सपोज कि भाई साहब आते हैं मेरे पास लोन लेने के लिए, मेरे को इनकी हिस्ट्री देखी मैंने कि हाँ यार इन्होंने पहले वाला लोन की जो किस्त है वो भी टाइमली आ रही है, उसके बाद दूसरा लोन लिया था वो भी टाइमली आ रही है। ठीक है, ठीक है, इनका बैकग्राउंड क्या है? इनकी नौकरी लगी हुई है 1 लाख रुपए की सरकारी नौकरी है, तो कोई देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि फर्दर फ्यूचर में ये क्या कहते हैं डिफॉल्ट कर दें। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट वर्दी कस्टमर। ठीक है,
एंड दिस रेट इज लोअर देन द रेट इट चार्जेस फ्रॉम इट्स नॉन प्राइम बोरोवर। तो मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी कि यार ये बंदा ठीक है, अभी नया बंदा आया, उसका मेरे को पता नहीं है, और उसकी हिस्ट्री भी ऐसी नहीं है बढ़िया, और नौकरी भी उसकी सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, 30,000 रुपये की है, ठीक है, लोन मांग रहा है वो 30 लाख का, नौकरी 30,000 की है, ठीक है, तो बैंक उससे ज़्यादा चार्ज करेगा ब्याज, ठीक है। तो प्राइम बोरोवर कौन हुआ? पीपल विद गुड क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, प्लस स्टेबल इनकम, उसकी इनकम स्टेबल हो, ठीक है, उससे कम चार्ज करेगा एज कम्पेयर टू जिसकी स्टेबल इनकम नहीं होगी, जिसका बैकग्राउंड जो है क्रेडिट का वो बेकार होगा। हम लोग बजाज फाइनेंस पे पैसे लेते हैं, आपको पता होगा, तो बजाज फाइनेंस पे पैसे लो ना, फाइनेंस करो कुछ भी चीज़, तो आपका ना सिबिल स्कोर देखते हैं, पता सभी को? ये नहीं पता? कभी ना जाना कुछ यार टीवी एलईडी वगैरह ये फ़ोन वगैरह फाइनेंस करवाते हैं ना, तो सिबिल स्कोर देखते हैं आपका पहले। तो सिबिल स्कोर में क्या आता है कि पिछले इस बंदे ने कितना वो ले रखा है फाइनेंस में चीज़ें, और क्या इसकी टाइमली जा रही है, जो किस्त होती है, जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अगर तो वो देखेगा कि टाइमली जा रही है, तो आपका ना उसके हिसाब से सिबिल स्कोर बनता है कि हाँ यार ये बंदा क्रेडिट वर्दी है, तो इस आपको एक रेटिंग मिलती है कि हाँ यार इसका सिबिल स्कोर 10 में से 8 है या 9 है या 10 है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको फ्यूचर में फाइनेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा अगर आपका सिबिल स्कोर बेकार होगा। क्योंकि जाना कभी किसी भी शोरूम में चले जाना, आते जाते कहना ये चीज़ लेनी है, उसे कहना कि ज़रा मेरा सिबिल स्कोर देख ले, तो आपका नंबर, आप उसको नंबर दोगे अपना, जो भी आपका रजिस्टर होगा वो चेक करेगा बैकग्राउंड, अगर नहीं होगा रजिस्टर नंबर आपका तो नहीं आएगा सिबिल स्कोर, सिंपल सी बात है। तो सिमिलरली प्राइम बोरोवर कौन हुआ? अ पीपल विद गुड क्रेडिट रेटिंग एंड स्टेबल इनकम, तो उससे हम चार्ज करते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट क्या है? एक इंटरेस्ट है बेसिकली, ब्याज है बेसिकली, जो कि बैंक चार्ज करता है अपने प्राइम बोरोवर से या फिर क्रेडिट वर्दी कस्टमर से। जस्ट कीप दिस थिंग। उसके बाद फिर आया BPLR, दैट इज बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट बैंक उससे चार्ज करता है अपने प्रिविलेज कस्टमर से। अरे अरे तो अंबानी है, ये विजय माल्या है, ठीक है, मतलब नामी गिरामी जो लोग होते हैं कि हाँ यार इससे हम इतना चार्ज करेंगे, इतना कम चार्ज करेंगे, इतना जो हमारा जो बेंचमार्क है, मतलब इससे नीचे नहीं जाएंगे, ये बेंचमार्क है हमारा, समझ गए? तो बेंचमार्क BPLR क्या है? इट इज लोअर देन PLR, PLR से भी कम होता है, क्योंकि बैंक वो चार्ज करता है अपने प्रिविलेज कस्टमर से, ठीक है। ये कब से कब तक रहा था? 2003 से 2010 तक रहा, लेकिन इसकी फ्लॉस थे, इसमें कमियां थी। कमी क्या थी कि ये जो दोनों रेट्स थे PLR और BPLR, ये बैंक इंडिपेंडेंटली रख लेता है, डिसाइड कर लेता था, ठीक है। तो RBI का कोई भी लेना देना नहीं था, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि बैंक, जैसे कि अभी बैंकिंग सिस्टम में कितने सारे फ्लॉज हैं, कितने सारे दिवाले निकले हैं बैंक्स के, कितने सारे लोग पैसे लेके दौड़ गए, नीरव मोदी ने घोटाला किया, भाई साहब दिख रहे होंगे आपको, माल्या साहब, उन्होंने भी भाई साहब खतरनाक घोटाला किया, ठीक है। तो इन जैसे लोगों को देते हैं, और जिस वजह से बैंकिंग सिस्टम में क्या है, फ्लॉज आए, जैसे कि लिखा हुआ है वो PLR एंड BPLR डिटरमाइन इंडिपेंडेंटली बाय अ बैंक। द बैंक्स वाज देन लेंड टू द कंज्यूमर बिलो BPLR, और उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि BPLR से नीचे नहीं देना, हालांकि टर्म क्या हमें बता रही है कि ये बेंचमार्क रेट है, इससे नीचे नहीं देना, लेकिन ऐसा नहीं था, एक्चुअल में प्रैक्टिस में ऐसा नहीं था, ये सबसे बड़ा फ्लॉ था। तीसरा फ्लॉ क्या था? एंड देयर वाज नो रूल दैट बैंक्स वर सपोज्ड टू लेंड ओनली एट द BPLR मेंशन, ऐसा नहीं था कि BPLR ये है तो इतना ही देंगे। और RBI फेल्ट दैट, RBI को लगा कि भाई साहब ये मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को लोन देके एट द रेट्स लोअर देन BPLR टू द प्रिविलेज कस्टमर्स, ओके। तो ये थे फ्लॉस। तो उसके बाद 2010 के बाद PLR और BPLR हो गए खत्म। इस सीक्वेंस में याद रखो, पहले PLR आया, देन BPLR, और उसके बाद अभी क्या आएगा? बेस रेट। अब बेस रेट क्या है उसमें चलते हैं, एक नोट है, ये पढ़ लीजिए। बोथ PLR एंड BPLR गिव अप एज पर द RBI directives and it is replaced by the base rate, ठीक है। Because RBI feels that banks subsidize their rich customers, ठीक है। आप अमीर लोगों को तो सब्सिडाइज कर रहे हो, मतलब कि कम ब्याज पे दे रहे हो, ठीक है, और बाहर आप किस पे पड़ जाता है बेचारे गरीब आदमी पे, जब वो लोन लेने जाता है ना। सब्सिडाइज देयर रिच कस्टमर एट द कॉस्ट ऑफ नॉन प्राइम कस्टमर्स एंड बोथ रेट्स वर नॉट
ट्रांसपेरेंट। समझ आया? PLR BPLR समझ आया? बीच में ना समझ आए तो पूछ लेना, बेझिझक, घबराना नहीं है आपने, ठीक है? जिंदगी में डर बिल्कुल निकाल दो, कोई क्या बोलेगा नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, पूछ लिया, है ना? लेकिन ऐसा मत करो कि क्वेश्चन है मन में और पूछ नहीं रहे हो, लेकिन ये भी नहीं कि बेतुकी कुछ भी पूछ लो, जिसका नाम PLR की जगह PQR के नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं भाई। हाँ, क्या हुआ? उसके बाद है नेक्स्ट आपका बेस रेट। बेस रेट, बेस रेट क्या है? इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट, ठीक है, एट विच कमर्शियल बैंक्स वुड लेंड टू द कस्टमर्स, ठीक है? वहीं बेस रेट नाम से क्लियर है, ये बेस है, इससे नीचे नहीं करना, मतलब ये लास्ट है, मिनिमम है ये, ठीक है? इट इज द स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट फॉर ईच बैंक। हर बैंक का अलग अलग होता है बेस रेट, याद रखना, ठीक है? सेम नहीं होता। एंड बेस रेट जैसे कि लिखा हुआ है, मे डिफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। किसी बैंक का कम होगा बेस रेट, किसी का ज़्यादा होगा, ओके? वो डिपेंड करता है उसका जो भी उसके अकाउंट्स वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है? वो किस पे डिपेंड करता है वो बताया जाएगा आपको। इट इज सेटअप बाय द RBI और इंट्रोड्यूस कब हुआ? जुलाई 2010 में हुआ, जुलाई 2010 में आया क्या? बेस रेट। और किसने सेटअप किया? RBI ने। 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं बेस रेट के, जिससे बेस रेट डिटरमाइन होता है? पहला है सर आपका कॉस्ट फॉर द फंड्स, ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट रेट गिवन फॉर डिपॉजिट, कि क्या खर्चा आता है बैंक का डिपॉजिट। सपोज करो बैंक में आप जाते हो, पैसे जमा कराते हो, तो उसमें बैंक का खर्चा है ना, बैंक को आपको ब्याज देनी पड़ रही है, ठीक है? तो वो क्या खर्चा है? तो वो क्या हो गया? कॉस्ट फॉर द फंड्स, दैट इज इंटरेस्ट रेट गिवन फॉर डिपॉजिट। दूसरा सर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो जो भी बैंक को ऑपरेट करने में खर्चा आ रहा है, बिजली का खर्चा, सबकी तनख्वाह, जो इंटरनेट वगैरह, जो बुक्स होती हैं बैंक की जिसमें लिखते वगैरह, ये सब चीज़ें, सारा कुछ A to Z, टैक्स वगैरह सारा कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ गया, ठीक है? आपको इतना ज़्यादा अंदर पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको नाम से क्लियर होना चाहिए कि क्या है वो चीज़। तीसरा सर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, यानी प्रॉफिट। बैंक का प्रॉफिट क्या है? बैंक को जो क्या मिलती है? ब्याज मिलती है, इंटरेस्ट मिलती है, ठीक है? और चौथा है कॉस्ट फॉर द CRR। बैंक का क्या खर्चा आता है CRR में, ठीक है? यानी कि कुछ कैश रिजर्व रखा होता है ना बैंक ने, किसके पास? RBI के पास। तो वो भी खर्चे ही एक तरह से बैंक का, वो मिलेगा थोड़ी वापस, ठीक है ना? तो लोन प्राइस कैसे बनता है? याद रखो सर, बेस रेट प्लस क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? बेसिकली सपोज करो कि आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है? आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेगा, यानी लोन की हिस्ट्री देखेगा, आपने इससे पहले कितनी बार लोन लिया और उस पर रिस्क कितना है। ये बड़ी टेक्निकलिटीज़ वाली चीज़ है कि उस पर रिस्क निकालते हैं कि हाँ यार ये बंदे का सरकारी नौकरी है, इसमें रिस्क कम है, ठीक है? इसको ब्याज देने में मतलब इसको लोन देने में कोई रिस्क नहीं है। और जिस बंदे की सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी है, छोटी मोटी नौकरी है, तो उसको क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है, ठीक है? तो इतना समझिए। तो लोन प्राइस याद रहेगा, बेस रेट प्लस क्रेडिट रिस्क, ये जरूर याद रखना सर, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए स्पेशल हाईलाइट करके लिखा हुआ है। लोन प्राइस इज इक्वल टू बेस रेट प्लस क्रेडिट रिस्क। तो फ्यूचर में आपको भी बैंक जाओ तो इवन कि उनको भी नहीं पता होता, तो उनको बता देना बेटा ऐसे कैलकुलेट होता है बेस रेट प्लस क्रेडिट रिस्क। तो बेस रेट जैसे कि लिखा हुआ है, नो बैंक कैन लेंड बिलो बेस रेट एक्सेप्ट फॉर द सिलेक्टेड प्रायोरिटी सेक्टर। याद रखना सर, एक्सेप्ट फॉर द सिलेक्टेड प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है? बेस रेट से नीचे नहीं दे सकता, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर को दे सकता है, सिलेक्टेड प्रायोरिटी सेक्टर। एंड नाउ बेस रेट इज मॉडिफाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग द MCLR। MCLR बोले तो मार्जिनल कॉस्ट lending rate, ठीक है? In the determination of base rate, according to this norm by the RBI, bank should revise the base rate according to the MCLR, that is marginal cost base lending rate, on a monthly basis। आपसे कई बार ये लिख लेते हैं यहाँ पे ईयरली बेसिस पे, नहीं सर, मंथली बेसिस, हर महीने चेंज होगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको ट्विस्ट करेगा एग्जामिनर। तो MCLR क्या है? डेफिनेशन वही है, उसके जो 4 कंपोनेंट्स थे ना जिसपे डिटरमाइन किया जाता था बेस रेट, उसमें से 2 कंपोनेंट्स इन्होंने चेंज कर दिए MCLR में।
वो कौन से चेंज किए हैं वो बताते हैं आपको। MCLR क्या है बेसिकली, इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट, सेम डेफिनेशन वही वाली, एट विच द कमर्शियल बैंक्स वुड लेंड टू द कस्टमर्स। ओके, नाउ बैंक्स हैव टू यूज द MCLR methodology in calculating and setting their base rate। और ये कब से लागू हुआ है? विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2016, पहली अप्रैल 2 बना दिया 2016 में MCLR। ठीक है, MCLR के 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ये वही है जो पहले वाला था। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये पहले वाली है, और चौथी जो नई चीज आई है वो क्या है? टेनर प्रीमियम। कोई बताएगा टेनर प्रीमियम क्या है? वो तो मैं बता ही दूंगा, बट जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनसे पूछ लेता हूँ क्या होता है। बोलो ऊंची आवाज बुलंद। एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, इंटरव्यू में अगर आपको कोई चीज नहीं आती है ना, तो आपने सिंपली बोलना है कि सॉरी सर आई डोंट नो। ठीक है, आप अगर उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, टेनर सर, एक तो ना ये 10 साल का होता है, 10 लिखा हुआ है क्योंकि तो 10 साल का होगा। प्रीमियम है तो सर प्रीमियम लोगों के लिए होगा सर, ये मतलब अपनी तरफ से कहीं बंदे होते हैं ना कि वर्ड मिल गया तो उसको घुमा तोड़ मरोड़ के किसी तरह से कुछ डेफिनेशन बना देनी है, तो इस तरह मत करना है आप प्लीज। नहीं आता तो नहीं, सिंपली सॉरी सर आई डोंट नो, आई विल रीड, मैं जाऊंगा घर जाके पढ़ूंगा। हाँ, देवी जी कुछ आसपास है। सही बोल। इसको डिक्रीज करने के लिए हाँ बिल्कुल, टेनर प्रीमियम होता है। आपको मैंने कहा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक की पकड़ होनी चाहिए। टेनर प्रीमियम आ जाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ जाए, CRR आ जाए, SLR आ जाए, एकदम से कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। और कंसेप्ट तभी दिमाग में रहेगा जब आप उसको लेमन टर्म्स में पढ़ोगे, आपको एक आम आदमी को भी समझा सको। ठीक है, आपने जो इंग्लिश डेफिनेशन रटी हुई है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रहेगी। ठीक है, उसको आपने इतना इजीली याद करना है कि बगल में घर के बाहर जो रिक्शे वाला है ना, उसको भी समझा दो। इधर टेनर प्रीमियम समझाता हूँ, घर को लोन प्राइस बताता हूँ कैसे बनता है। उन्हें लोन लेना बेटा, कहेगा हाँ, बताता हूँ कैसे बनता है। तो उसको जब समझा दोगे ना, या घर में दादी को समझा दोगे अपनी, या नानी को समझा दोगे, तो इट मीन्स आपको समझ आ गया। अगर उनको समझ आ गया तो दादी को कह रहे हो CRR NDTL के ऊपर होता है, दादी कह रही है NDTL क्या होता है, बस खाली डेफिनेशन पढ़ा NDTL क्या होता है। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट जब आप घर में समझा दोगे, इट मीन्स आपको समझ आ गया। शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस किया है वो। ठीक है, बाल संभालते रहते हो, तोतापरी बनते रहते हो, प्रैक्टिस किया करो। हाँ, लड़कियों की आदत होती है सवाल। वहाँ जो मार्जिनल कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, इट इज एस्टिमेटेड बाय इंक्लूडिंग द रेपो रेट, एंड ये वर्ड यूज रखना है, रेपो रेट से डिसाइड होता है क्या? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बैंक फॉर गेटिंग द फंड्स। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है? बाय एस्टिमेटेड बाय इंक्लूडिंग द रेपो रेट, जैसे कि लिखा हुआ है इंक्लूडिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स प्लस रिटर्न ऑन नेट वर्थ। 92% इन्फ्लुएंस होता है MCLR निकालने में, किसका? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का। याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ MCLR और MCF उसी का कंपोनेंट है। सबसे ज़्यादा MCF का इन्फ्लुएंस होता है। कितना होता है? 92% इन्फ्लुएंस होता है। और जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं, बाकी के 3 कंपोनेंट्स हैं, उनका कितने परसेंट इन्फ्लुएंस है? 8%। ठीक है, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द रेपो रेट, सर ये जरूर याद रखना, एंड द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक्स। आगे चलते हैं सर। उसके बाद है ऑपरेटिंग कॉस्ट, वहीं सर एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग द लोन प्रोवाइड करने में जो खर्चा आएगा, रेजिंग द फंड्स रेज करने में बैंक्स की, और रनिंग द डे टू डे ऑपरेशंस, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद सर आपकी आती है कॉस्ट ऑफ कैरिंग द कैश रिजर्व रेशियो। द बैंक्स हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द कैश डिपॉजिट दे नीड टू कीप विद RBI। बैंक को ये भी कंसीडर रखना है कि मेरे को RBI के पास कितना कैश रिजर्व रखना है। ये नहीं कि आगे अगले नेक्स्ट मंथ RBI ने CRR बढ़ा दी और बैंक ने इतने सारे पैसे लोन में दे रखे हैं, तो उसको ये भी दिमाग में रखना है कि भाई मेरे को
CRR यानी कैश रिजर्व रखना है किसके पास, RBI के पास, तो वो वाले पैसे भी बचा के रखने हैं। ओके, उसके बाद आता है टेनर प्रीमियम। टेनर प्रीमियम जनरली किसके साथ एसोसिएट होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स में रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है ना सर। बैंक चार्ज फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स टू मिटिगेट द रिस्क, ताकि रिस्क हमारा क्या हो, कम हो, मिटिगेट हो। ओके, मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म लैंडिंग। द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग वेरीज फ्रॉम द पीरियड ऑफ द लोन। जितना लंबा लोन होगा रिस्क उतना ज़्यादा होगा, कम होगा तो रिस्क उतना कम होगा। ओके, जैसे कि लिखा हुआ है हायर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन हायर द रिस्क। सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस वाली बात है। एंड टू कवर द रिस्क बैंक शिफ्ट द लोन टू द borrowers by charging an amount in the form of premium, and this premium is known as tenor premium। उसे चार्ज करेगा कि भाई साहब आपने लोन इतना बड़ा ले लिया, 10 साल की इसकी अवधि है, क्या पता 5 साल बाद टपक जो आप किसी ने बैंक वाले को कह रहे भाई साहब इसका तो एक गुर्दा नकली है, ठीक है, कुछ भी कह दिया XYZ, इसका लीवर खराब होने वाला, दारू बहुत पीता है, तो काम खराब है, तो बैंक ने कहा बेटे जरा टेनर प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा सर। अब दोनों में क्या डिफरेंस था, यहाँ कॉस्ट ऑफ फंड्स थे, यहाँ पे आगे आपके मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड कैसे डिसाइड होते हैं, एस्टिमेटेड बाय इंक्लूडिंग द रेपो रेट प्लस इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक। ये चीज याद रखना है, रेपो रेट प्लस इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक। दूसरा सर वहाँ मार्जिन था और यहाँ क्या आ गया, टेनर प्रीमियम। टेनर प्रीमियम कौन से लोन पे होता है, लॉन्ग टर्म लोन पे होता है, ठीक है। बेसिकली पर्पस क्या होता है टेनर प्रीमियम का, टू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। ऐसे डेफिनेशन रटनी है हमें, ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम है इधर भी, कैश रिजर्व रेशियो पे जो खर्चा आएगा वो भी सेम है, ठीक है। ये इसकी क्रोनोलॉजी है कि पहले BPLR आया, PLR BPLR, ये 2003 से 2010 तक चला। फिर बेस रेट आया 2010 में और ये कब तक चला, 2016 तक। कौन सी 2016 को MCLR आया, 1 अप्रैल 2016। इन चारों में से इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किसका है, कितने परसेंट है, बाकी 3 का 8%, ठीक है सर, याद रखना है, रखना है। आपके लिए न्यूज़, a boy goes into mental trauma after meeting his online girlfriend without filters। और जब उससे पूछा गया दीदी से, she uses 5 filters altogether to upload a story on her Instagram। When we asked her why she uses so many filters, she said प्लास्टिक सर्जरी के पैसे पापा देंगे आपके। तो प्लीज़ मेक श्योर ऐसी खबरें नहीं पढ़नी है आपको, और प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी इतना फिल्टर मत यूज़ करें, ये वाला बेचारा अटैक में है। सुबह हम लोग अमृतसर से आए अभी, मैं, मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर। तो हाँ, तो हम लोग सुबह, मैंने बताया उनको कि 10 बजे क्लास है, 9:30 बजे तैयार हुई हैं। 10 बजे बोला था तो 9:30 तैयार हुई हैं। अगर मैं बोलता 11:30 क्लास है तो समझ लो मैं यहाँ पे 1:30 बजे जाता हूँ। और करना कुछ नहीं, मैं तैयार तो हूँ, मैं तैयार तो हूँ, तो कर क्या रही है फिर शीशे का आगे, मैंने तो देखना है। नहीं, वो इंस्टीट्यूट जा रही हूँ मैं, कोई दीपांशु सर के सामने बग्गी बन के घूमा है। लड़कियों में ना लॉजिक नहीं समझ आता, घर में वही वो गंदा सा पजामा पहन के, कैपरी पहन के घूमती रहेंगी, और कहीं शादी, और घर वालों के सामने जो अपने घर वाले हैं उनको, उनके सामने ऐसे बग्गी बन के घूमेंगी। और कहीं शादी में जाना है तब सवार लो, अरे लोगों को दिखाना है, इससे शादी हुई उसके सामने तो ढंग के बन के वाइट है कि नहीं है, इससे शादी हुई उसके सामने लिपस्टिक का पता नहीं, वो गंदा सा पजामा हो, उसके सामने तो बंदे जैसे होता भाई, बंदे का इंटरेस्ट, फिर कहते हैं बंदे का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अबे इंटरेस्ट तो खत्म ही होएगा, वही वो घटिया बस फोटो है, हाथ मारे जिससे जो है उसको नहीं लुभाना, वहाँ पब्लिक को लुभाना है, वहाँ पे शादी में जाके बंदा तैयार हो जाए, गलती से 2 मिनट फालतू लगा दे,
आज बड़े तैयार हो रहे हो, क्या करते हो? लेक्चर लेने जा रहा हूँ भाई, मैं तो घर में भी ऐसे ही रहता हूँ। तो क्या हम लड़के क्या कर लेंगे ज़्यादा? शर्ट पैंट पहन लेंगे, वैसे जीन्स टी शर्ट में घूमते, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे? स्पेशल तो नहीं कुछ करते हम लोग। तो ये भाई साहब आपके फ्यूचर में याद रखें, मैं तो कानून निकालने वाला हूँ भाई साहब इस तरह का। गवर्नमेंट में जाना, मेरे पार्लियामेंट में इस तरह कानून निकालना है कि घर में जो बंदी बन के घूमेंगे तो साथ ही निकाल दो। घर में बंदी, बाहर जंगी है, जुमला होगा वैसे। तो आगे चलते हैं सर, बैंक की स्कीम्स के बारे में। माइबोर, मिबिट और फर्दर स्कीम्स ऑफ बैंक्स। माइबोर क्या है, मिबिट क्या है? चलो एनीवेज, इन दो स्लाइड्स में पढ़ा कुछ समझ आया हो तो बताओ। कुछ आया? अच्छा लेके आते हैं। तो ये समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। चलो एडिटोरियल वगैरह करने शुरू किए आप लोगों ने? क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने शुरू किए? नहीं यार, करो यार प्लीज। प्रीलिम्स देना है तो पक्का करो। इसमें मत सेल्फ इवैल्यूएशन बताया था मैंने चीख के। सेल्फ इवैल्यूएशन जरूरी है। अगर सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करोगे तुम्हारे नुकसान है। तो प्लीज मेक श्योर दिस थिंग कि सेल्फ इवैल्यूएशन हो और आप पता चले आप कितने पानी में हो। ठीक है ना? उससे लड़कियां करती हैं अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन, मुंह पे लगा के 500 रुपये का गंदा मेकअप शक्ल देख लिया, बाबू मैं ठीक लग रही, भूत नहीं लगी। तो कहने का मतलब है सेल्फ इवैल्यूएशन जरूरी है और वो पति करता है सेल्फ इवैल्यूएशन, पब्लिक नहीं करेगी। ठीक है? तो लाइट आने तक वेट करते हैं। कोई नहीं, आगे अरे